सभी लोगों का फिर से स्वागत है। लगातार 21 दिनों तक, जब तक हमारा पेपर 1 शेड्यूल्ड है 8 सितंबर तक, हम रोज रात को 9 बजे लाइव सेशन करेंगे। इस लाइव सेशन में हम लोग एक एक 2-3 टॉपिक से क्वेश्चंस को लेकर के और क्विक रिवीजन करेंगे। जो भी हम लोगों ने पिछले 6-7 महीने में पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे। परंतु ये जितने भी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अब मॉक टेस्ट में, डेली मॉक टेस्ट में, ये सारे क्वेश्चंस अलाइंड होंगे आपके पिछले वर्ष के पिछले वर्ष चूंकि एसएससी सीएसटी के एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है। सो नाउ ऑल द क्वेश्चंस दैट यू विल बी गेटिंग इन योर मॉक टेस्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, either in Hindi or in English, will be completely aligned with your same pattern as it was asked in last year examination. अधिसूचना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अंग्रेजी शब्द कौन सा है? आप सब जानते हैं, अधिसूचना इज नोटिफिकेशन, बट मोर इंपॉर्टेंट टू नो कि नोटिफिकेशन के अलावा व्हाट इज सर्कुलर? फटाफट बोलते जाइए। व्हाट इज सर्कुलर? सर्कुलर इज परिपत्र। व्हाट इज मेमोरेंडम? मेमोरेंडम इज ज्ञापन। एंड व्हाट इज प्रोक्लेमेशन? प्रोक्लेमेशन की हिंदी क्या है? हाँ जी, घोषणा। जोर से बोलो। घोषणा। ठीक है, जोर से बोलो भाई। खाना तो खा ही लिए होंगे, 10 बजने वाला है। हाँ जी, नहीं खाया है, कोई बात नहीं। कार्यालय ज्ञापन के लिए उपयुक्त अंग्रेजी शब्द कौन सा है? कार्यालय के लिए ऑफिस से, ज्ञापन के लिए मैंने आपको पिछले प्रश्न बता दिया मेमोरेंडम। तो मेमोरेंडम इज कार्यालय ज्ञापन। ऑफिस ऑर्डर के लिए हिंदी शब्द क्या होता है? कार्यालय आदेश होता है। ऑफिस सर्कुलर परिपत्र हो जाएगा। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए सही हिंदी शब्द क्या होता है? समझौता ज्ञापन। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए एमओयू जिसको कहते हैं, समझौता ज्ञापन सही शब्द होता है। प्रत्यायोजित विधान का उपयुक्त प्रशासनिक अंग्रेजी समकक्ष कौन सा है? प्रत्यायोजित, मेरे ख्याल से पिछली बार प्रत्यायोजन शब्द पूछा था क्या? प्रत्यायोजन शब्द पूछा था क्या? नहीं, खैर प्रत्यायोजन के लिए जो नहीं, समायोजन पूछा था पिछले साल। समायोजन इज एडजस्टमेंट एंड प्रत्यायोजन इज डेलीगेशन। डेलीगेशन इज प्रत्यायोजन, प्रति आयोजन, प्रत्यायोजन इज डेलीगेशन। कौन सी संधि है? संधि कौन सी है? प्रत्यायोजन में संधि कौन सी है? जल्दी बताइए। वेरी नाइस, गो, वेरी गुड। यण संधि। प्रत्यायोजन, प्रत्यायोजन, यण संधि। ठीक है। सो हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला जो विकल्प है वो सही होगा। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन विल बी द राइट आंसर। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, सबऑर्डिनेट की हिंदी क्या हो जाएगी? अधीनस्थ हो जाएगा। इनेबलिंग लेजिस्लेशन, इनेबलिंग लेजिस्लेशन हम लोग बाद में देख लेंगे, मुझे एकदम से ध्यान नहीं आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक। इनेबलिंग लेजिस्लेशन करके और आप लोग कमेंट में लिखिएगा इनेबलिंग लेजिस्लेशन की हिंदी क्या होगी, और ग्रुप में भी लिखिएगा इनेबलिंग लेजिस्लेशन की हिंदी क्या होगी, मुझे एकदम से ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है। अनुपालन रिपोर्ट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अंग्रेजी पद कौन सा है? अनुपालन रिपोर्ट के लिए, तो अनुपालन के लिए हम लोग जो शब्द प्रयोग करते हैं प्रशासनिक संदर्भ में वह है कॉम्प्लियंस। कॉम्प्लियंस रिपोर्ट हो जाएगा अनुपालन रिपोर्ट। कंफर्मिटी स्टेटमेंट, इंप्लीमेंटेशन इज कार्यान्वयन, कार्यान्वयन नोट हो जाएगा। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस की हिंदी क्या होगी? परफॉर्मेंस, हाँ जी, प्रदर्शन। प्रदर्शन रिपोर्ट बिल्कुल कह सकते हैं। कंफर्मिटी स्टेटमेंट का आप लोग कमेंट्स में डालिएगा, इसका हिंदी क्या होगा? कंफर्मिटी स्टेटमेंट। ये नोट कर लीजिए, इसका मुझे नोट का टिप्पणी भी होता है क्या सर? कमेंट्स में। आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक अनुमोदन का उपयुक्त अंग्रेजी समकक्ष कौन सा है? प्रशासनिक अनुमोदन, प्रशासनिक इज एडमिनिस्ट्रेटिव, तो पहला दूसरा में से कोई एक होगा। अनुमोदन के लिए क्या होता है? अप्रूवल इज अनुमोदन। कई बार हम लोग अनुमोदन के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि अप्रूवल होगा, सैंक्शन नहीं होगा। अनिकेत, सैंक्शन इज ऑलवेज स्वीकृति, सैंक्शन इज ऑलवेज स्वीकृति। सैंक्शन के लिए एक और शब्द आता है हिंदी में, बहुत प्रयोग किया जाता है प्रशासनिक प्रशासनिक संदर्भ में। सैंक्शन स्वीकृति, सैंक्शन स्वीकृति एकदम से एक शब्द है जो बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, मैं आपको बता दूंगा, आ जाएगा दिमाग में आ जाएगा। और यहाँ फिलहाल एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन मतलब प्रशासनिक मंजूरी, तो स्वीकृति और मंजूरी, सैंक्शन के लिए दोनों शब्द प्रयोग होते हैं, रूल है। और अप्रूवल के लिए आपका अनुमोदन हो गया। एग्जीक्यूटिव ऑथराइजेशन, एग्जीक्यूटिव क्या होता है? अधिशासी होता है, अधिशासी होता है। और ऑथराइज क्या होता है? ऑथराइज क्या होता है? अधिकृत, है ना। तो एग्जीक्यूटिव ऑथराइजेशन। ऑफिशियल कंसेंट का मतलब क्या हो गया? ऑफिशियल कंसेंट का मतलब क्या हो गया? शासकीय सहमति। कंसेंट मतलब सहमति। तो आप देखेंगे सैंक्शन स्वीकृति, कंसेंट सहमति, अप्रूवल अनुमोदन। तो इस तरह से शब्दों के बीच में थोड़े थोड़े अंतर है जो आपको समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब कुछ प्रश्न लैटिन से भी आपसे पूछे गए थे आजकल। अच्छा ठीक है, आप लोगों को नहीं मिलता होगा। मैं प्रतिदिन एक लैटिन शब्द जो है वो मैं डालता हूं। हमारा एक अखिल भारतीय राजभाषा अधिकारी चैनल है, उसके ऊपर उस चैनल की लिंक मैं आप लोगों को साझा कर दूंगा। तो आप लोग स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको प्रतिदिन का एक लैटिन शब्द मिलेगा। लगभग मैंने 40-45। हाँ, ये लीगल टर्म में है सर लैटिन वाला? हाँ जी, लीगल टर्म में आता है।
लीगल ऐसा कुछ लीगल नहीं है, लीगल टर्म में आता है ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासनिक कॉन्टेक्स्ट में भी लैटिन शब्द खूब प्रयोग किए जाते हैं, है ना। ओके सर। हाँ, स्टेटस को टू बी मेंटेन्ड, यथा स्थिति बरकरार रखी जाए। एड हॉक की ज्वाइनिंग तो हर जगह होती है ना। यस बोनाफाइड हर जगह पदेन होता है, मैं बोनाफाइड सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। एक्स ऑफिशियो खूब होता है ना। एक्स ऑफिशियो प्राइम मिनिस्टर, एक्स ऑफिशियो ऑफिस में भी लोग एक्स ऑफिशियो हो जाते हैं। पदेन होता है, जैसे जब आप अनुवाद अधिकारी बनकर किसी भी कार्यालय में ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आपके जो कार्यालय के डायरेक्टर होंगे या जो भी हेड ऑफ ऑफिस होंगे, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमेटी के। पदेन अध्यक्ष होते हैं, मतलब उस पद पे जो बैठेगा वही रहेगा, है ना। तो नाम नहीं रहता है, वो अध्यक्ष जो रहेगा वो पदेन अध्यक्ष रहेगा, एक्स ऑफिशियल। सो ही विल बी द डायरेक्टर ऑफ योर इंस्टीट्यूट और हेड ऑफ द ऑफिस, व्हाटएवर इट इज। तो ये खूब यूज होता है। सो ऐसा नहीं है कि लैटिन जो है केवल कोर्ट में या लीगल टर्म्स में यूज होता है। सो एडहॉक क्या होता है? एडहॉक मतलब होता है, एडहॉक की हिंदी जो दी गई है वो दी गई है तदर्थ। तदर्थ। ये स्टैंडर्ड हिंदी है, तदर्थ। मैं मीनिंग पे नहीं जाऊंगा, मीनिंग आप देख लीजिएगा, समझ जाइएगा। बोनाफाइड के लिए, बोनाफाइड के लिए सद्भाव पूर्वक या वास्तविक, ये दो शब्द दिए वास्तविक गए हैं। स्टेटस को मतलब यथास्थिति, और एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या हो जाता है? पदेन। पदेन। ये इस तरीके से चार शब्द आपके यहाँ पे है, ठीक है। उसी प्रकार से अब देखें, प्रशासनिक एवं विधिक संदर्भों में प्रयुक्त लैटिन अभियुक्तियों का सही हिंदी अर्थ कौन सा है? प्राइमा फेशी, प्रथम दृष्टया, पर से, पूर्वव्यापी प्रभाव से, वाइस वर्षा यथा स्थिति गलत है, इन टोटो पदेन गलत है। इन टोटो मतलब इन टोटल, संपूर्ण, हाँ, इन टोटो। वाइस वर्षा का मतलब आप समझते हैं एक दूसरे के उल्टा। और परसे का मतलब, परसे का मतलब देखना पड़ेगा मुझे, पर पूर्वव्यापी प्रभाव से नहीं होता है। पूर्वव्यापी प्रभाव से होता है, पूर्वव्यापी प्रभाव से होता है पूर्वव्यापी और पश्चव्यापी। ठीक है, नहीं आ रहा है, मतलब याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग को मैं बताऊंगा। ये सर वो विथ इफेक्ट टू या फिर इफेक्ट फ्रॉम होता है ना शायद। नहीं नहीं, विथ इफेक्ट फ्रॉम विथ इफेक्ट, वो नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, हम देख लेंगे इससे। और प्रेमा फेसी मतलब प्रथम दृष्टया इज द राइट आपका हो जाएगा, हाँ, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग, हाँ, डी फैक्टो, डी ज्यूरे, इन लिeu ऑफ इंटर एलिया, ठीक है। इन लिeu ऑफ मतलब के बदले में, इंटर एलिया का मतलब क्या हो गया? इंटर एलिया मतलब, इंटर एलिया मतलब नहीं पता है। देखिए, अच्छा, लैटिन शब्द जब आपसे पूछे जाएंगे ना, तो उसका आपको मतलब कैसे आप उसका आंसर कर सकते हैं, ये भी थोड़ा सा मतलब एक इसमें थोड़ा सा आप इसको ट्रिक कह सकते हैं। या कि जैसे आपसे कह रहा है कि इंटर, इंटर कह रहा है, तो इंटर शब्द जो है ये अंग्रेजी से ही हमारे यहाँ पे हम इंटरमीडिएट हम लोग देखते हैं। तो आपको ये देखना है कि इंटर एलिया का मतलब कि मतलब किसी चीज के साथ कोई रिलेशन हो तो वो इंटर वाला मतलब वहां पे काम चल जाएगा। तो इंटर एलिया का मतलब यहाँ पे देखेंगे चारों में, तो वस्तुतः व्यवहारता में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, विधि द्वारा में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, के बदले में ऑलरेडी इन लिeu ऑफ हो गया। तो अन्य बातों के साथ साथ ये इंटर एलिया मतलब ये होता भी है, आप जानते भी हैं, आप इसे कई लोग जानते भी होंगे, लीगल टर्म में इसको भी यूज किया जाता है, तो वह इंटर एलिया हो जाएगा। अब डी फैक्टो, अब फैक्ट की बात आएगी। टाइम खत्म हो गया, आपका टेस्ट ऑटो सबमिट हो गया भाई। चलिए कोई बात नहीं, हम दोबारा आ जाते हैं। रैंक वन। हाँ जी, रैंक वन। हम टाइम खत्म हो गया, टेस्ट अपने आप सबमिट हो गया। रैंक वन आया। रैंक वन, पहली बार टेस्ट दिया तो रैंक वन तो आएगा ही। चलिए रैंक वन, हम सब लोग रैंक वन आ गए। ऐसे ही एग्जाम में हमें रैंक वन लेकर के आना है। सर इस बार जो पैटर्न रहेगा वो 2025 वाला रहेगा कि 2024 वाला है, कि दोनों रहेगा? चेंज रहेगा। देखिए 2025 के हिसाब से आप लोग कितने नंबर क्वेश्चन पे थे हम लोग? 2026 वाला रहेगा। हाँ, ये सही उत्तर, 26 वाला रहेगा, ठीक है, ये हो गया हमारा। हाँ, सो ये डी फैक्टो, हाँ डी फैक्टो, तो डी फैक्टो का मतलब, अब डी फैक्टो मतलब फैक्ट के साथ में, तो फैक्ट के साथ में कौन सा है? फैक्ट से क्या समझ में आ रहा है? व्यवहारता या वस्तुता, मतलब फैक्ट ये होता है ना कि जो व्यवहारता जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, तो हो गया। और डी ज्यूरे, ज्यूरी आप लोग जानते हैं, तो विधि द्वारा है विधिता, ज्यूरी से उससे, तो थोड़ा सा मतलब ना शब्दों को, फिर अगेन वही बात, शब्दों का नॉलेज कितनी है, आपकी पकड़ कितनी है, शब्दों को तोड़ के समझने की आपके पास में कितनी क्षमता है, उस पे इस तरह के प्रश्नों का उत्तर सही देना आपके लिए निर्भर करता है। अल्ट्रा वायर्स का प्रशासनिक एवं विधिक संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त हिंदी अर्थ क्या है? अल्ट्रा वायर्स क्या होगा बताइए? अल्ट्रा वायर्स, तो अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है निर्धारित अधिकार क्षेत्र के बाहर
निर्धारित अधिकार क्षेत्र के अंदर का क्या होता है, ज्यूरिसडिक्शन होता है, क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार के बाहर क्या होता है, अल्ट्रा वायर्स उसका होता है। पूर्वव्यापी प्रभाव से एकदम मतलब ऐसा हिट कर रहा है, लेकिन नहीं, पूर्वव्यापी प्रभाव से फंसे हुए, ठीक है। लैटिन अभियुक्तियों का सही हिंदी अर्थ वाला युग्म कौन सा है, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, बहुत यूज होता है खासकर भारत सरकार के ऑटोनोमस बॉडीज, ट्रस्ट और कॉर्पोरेशंस में। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स जब भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं, डीओपीटी जारी करती है, तो उसे म्यूटेटिस म्यूटेंडिस एक्सेप्ट कर लिया जाता है, मतलब आवश्यक परिवर्तनों के साथ में एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो सही है। सीने डाई निर्धारित तिथि तक, एक्स पार्टे सर्वसम्मति से नहीं, एक्स पार्टे का मतलब होता है एक पक्षीय, कैविएट अनुमोदन नहीं है, कैविएट अनुमोदन नहीं होता है, इसका मतलब होता है सावधानी, है ना, कैविएट मतलब सावधानी, या फिर आपत्ति पूर्व की कोई सूचना, मतलब आपत्ति, अगर कोई आपत्ति आने वाली उससे पहले की सूचना मिले या दी जानी है, कैविएट उसे हम कहते हैं। एक्स पार्टी मतलब एक पक्षीय, आपने सुना होगा एक्स पार्टी डिसीजन हम ले लिया गया, एक पक्षीय डिसीजन हो गया। सीने डाई का मतलब होता है, सीने डाई कोर्ट में यूज होने वाला शब्द है, इसका मतलब होता है द कोर्ट इज एडजर्न्ड सीने डाई, मतलब कोर्ट को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है। सीने डाई मतलब अनिश्चित काल के लिए, तो जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस हो जाएगा, राइट, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस हो जाएगा। तत्काल प्रभाव से का सबसे उपयुक्त अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, तत्काल प्रभाव से, विद इमीडिएट इफेक्ट, ये शब्द प्रशासनिक संदर्भ में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अग्रेतर आदेश तक का सबसे उपयुक्त अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, तो अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, टिल नेक्स्ट कमांड, अंटिल मोर इंस्ट्रक्शंस, अप टू फ्यूचर ऑर्डर्स। सो प्रशासनिक जो अभिव्यक्ति है वो है अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, है ना। दिस सर्कुलर विल बी इन इफेक्ट अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, अग्रिम आदेश तक या अग्रेतर आदेश तक यह परिपत्र लागू रहेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। उपयुक्त के संदर्भ में का सबसे उपयुक्त अंग्रेजी अनुवाद क्या है, उपयुक्त के संदर्भ में, विथ रेफरेंस टू द एबव, रिगार्डिंग द एबव मेंशन्ड नहीं, इन रिलेशन विद एबव नहीं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एबव, सब ठीक है, लेकिन जब आप प्रशासनिक संदर्भ में यूज करेंगे तो हमेशा क्या लिखेंगे, विथ रेफरेंस टू द एबव। जब भी आप अंग्रेजी के पत्र लिखेंगे तो ये बड़ा ही स्टैंडर्ड लाइन शुरू करते हैं, रेफर टू योर लेटर नंबर सो एंड सो डेटेड सो एंड सो, आपके पत्र क्रमांक इतना इतना इतना, दिनांक इतना 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 के संदर्भ में, और फिर आगे अपनी बात हम लिखते हैं। सो यहाँ संदर्भ कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा, रेफरेंस होगा, संदर्भ यहाँ रेफरेंस होगा। सो विथ रेफरेंस टू द अबव विल बी द राइट आंसर। क्लियर। अंग्रेजी प्रशासनिक अभियुक्तियों का उनके उपयुक्त हिंदी रूप से सही मिलान करिए, विथ इमीडिएट इफेक्ट, तत्काल प्रभाव से, अंटिल फर्दर ऑर्डर, अग्रेतर आदेश तक, इन ड्यू कोर्स, हाँ, और एट द अर्लीस्ट, यथाशीघ्र, आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपका हो गया। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ का प्रशासनिक हिंदी में सबसे उपयुक्त रूप कौन सा है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार, मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, मेरी जानकारी और धारणा के आधार पर, मेरी जानकारी के अनुसार और विश्वास के ऊपर, कौन सा सही विकल्प होगा आपका, सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विथ को हम क्या कहेंगे, इन अकॉर्डेंस विथ, जी, इन अकॉर्डेंस विथ मतलब के अनुसार, इन परसुएंस ऑफ के अनुसरण में, इन सेपरेशन ऑफ को अधिक्रमित करते हुए, सब्जेक्ट टू को हम कहेंगे के अधीन, है ना, ये हो जाएगा आपका। आखिरी क्वेश्चन आज का, हिंदी से जुड़ी संस्थाओं और उनसे संबंधित विभाग मंत्रालय के युग्म के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मतलब ये संस्थाएं किस मंत्रालय से जुड़ी हुई हैं, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय गृह मंत्रालय, साहित्य अकादमी संस्कृति मंत्रालय, राजभाषा स्कंध विधायी विभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय। उपयुक्त में से कौन सा युग्म गलत है, केवल एक एवं दो, केवल 1, 2 एवं 3, केवल 4, गलत कौन सा है, पहला ना, बताइए सर। फर्स्ट क्यों गलत है पहला, वो गृह मंत्रालय में आता है शायद। अच्छा ठीक है, तो सही उत्तर होगा दूसरा, केवल 1 एवं 2, पहले और दूसरे दोनों ही गलत हैं। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अंतर्गत आने वाली संस्था है, जबकि केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार के पहले का उच्चतर शिक्षा विभाग और आज के समय का शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला विभाग है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, साहित्य अकादमी संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, राजभाषा स्कंध विधायी विभाग जो कि लीगल मैटर्स या लेजिस्लेटिव मैटर्स का अनुवाद करती है, वह विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान गृह मंत्रालय के अंतर्गत में आता है, केंद्रीय हिंदी संस्थान शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत में आता है। इस तरीके से जो संस्था ये हिंदी की संस्थाएं हैं वो अलग अलग मंत्रालयों के अंतर्गत कार्य करती हैं। अगला जो हम एक सेशन करेंगे, अगला हिंदी का सेशन तो हिंदी साहित्य का होगा, उसका अगला जो हम सेशन करेंगे उसमें हम लोग कुछ राजभाषा से संबंधित समितियां और कुछ और विभागों के बारे में और कुछ राजभाषा से संबंधित जो अद्यतन जानकारी उसके बारे में हम लोग एक सेशन करेंगे, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, सो आज के सेशन में इतना ही। हम लोगों ने कुल 30 क्वेश्चन किए। अगर आपको ये सेशन के सारे क्वेश्चंस ठीक लगे हों तो आप लोग कमेंट्स और फीडबैक दीजिएगा, ग्रुप में भी दीजिएगा क्या आपको और चाहिए, क्योंकि हम लोग एक 21 डेज का इंटेंसिव सेशन कर रहे हैं, तो जो मुझे समझ में आ रहा है मैं उसको अपनी तरफ से शेड्यूल करते जा रहा हूँ। कुछ आपको अपनी तरफ से लग रहा है तो आप लोग मुझे बताते चलिएगा। थैंक यू सो मच। कल 15 अगस्त, हाँ सुष्मिता बोलिए। सर पर ये जो आपने अभी बताया केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ओवरऑल वैसे इसी में आएगा ना, गृह मंत्रालय में ही, अगर ऑप्शन में है तो उसी का है ना? ठीक है। सर हाँ सर कल 15 अगस्त को जलेबी हम लोग को नहीं मिलेगा 15 अगस्त के लिए जलेबी चाहिए जी। यार? 15 अगस्त को जलेबी तो बिल्कुल हम खिलाना चाहते हैं, कैसे खिलाएं बताइए? सर अच्छा हुआ आज नहीं मांगा, हाँ अच्छा हुआ आज नहीं मांगा, वरना देशद्रोही हो जाते सर। हाँ बिल्कुल, कल आप सब लोग मेरी तरफ से 5-5 रुपए की जलेबी खरीदे खा लीजिएगा, ठीक है? इधर तो 5 रुपए का जलेबी मिलता भी नहीं है। नहीं मिलता है? 5 रुपए से अधिक की जलेबी नहीं खाना है, 5 रुपए की जलेबी खा लेना। नालंदा जिला में 10 रुपए से स्टार्ट होता है। अच्छा, 10 रुपए से कम नहीं मिलता है? ठीक है, चलिए। गुड नाइट सर। सो ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभ रात्रि, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। जी सर गुड नाइट। ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभ रात्रि, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। जी सर गुड नाइट।